ओके क्या पढ़ा था लास्ट टॉपिक? लास्ट टॉपिक पूछा, चैप्टर थोड़ी पूछा। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। क्या क्या किया था कॉन्स्टिट्यूशन में? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहले प्रियम्बल देखा था। क्या क्या था प्रियम्बल में? सोवरेन, सोशलिस्ट और सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। सबका मतलब याद है? ओके फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल होता था कि यूनिटरी होता था? क्वासी फेडरल होता था। और इसके केस का नाम क्या था? केशवानंदा भारती था, ठीक है। फिर हम लोगों ने स्टेट की डेफिनेशन देखी थी। क्या मतलब था स्टेट का? जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज होती हैं या पार्लियामेंट से बनाई गई है, उन सबको हम लोग क्या मानते थे? स्टेट। प्री एग्जिस्टिंग लॉ एंड पोस्ट कौन से होते थे? मतलब एग्जिस्टिंग कौन से होते थे और फ्यूचर? कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले के जो लॉज होते थे वो सब एग्जिस्टिंग होते थे, और कॉन्स्टिट्यूशन के बाद के जो लॉज होते हैं वो सब फ्यूचर लॉज होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने कुछ डॉक्ट्रीन्स भी देखे थे। कौन कौन सा था? सेवरेबिलिटी था, एक्लिप्स था, फिर वेवर था और सिंगल पर्सन लॉ था। फिर हम लोग ने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किए थे, जिसमें सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? आर्टिकल 14, ठीक है। 14 क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन अलाउड है कि क्लास लेजिस्लेशन अलाउड है? क्लासिफिकेशन अलाउड था, और ये दो बेसिस पे बेस्ड था। क्या? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, ठीक है। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस, यही होता है एग्जाम में, है ना। ऐसा याद रहता है, आई से कुछ था, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, है ना। ओके इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मींस एक इंटेलिजेंट डिफरेंस होना चाहिए जिन दो कैटेगरीज को हम लोग अलग कर रहे हैं, और उनको अलग करने का कोई ना कोई नेक्सस यानी कि कनेक्शन, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। अगर ये दो बेसिस है तो डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, अदरवाइज क्लास के बेसिस पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रीडम। हाँ हाँ बेटा बताओ। फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या डिफरेंसेस हैं बताइए? डिस्कस किया था हम लोग ने ये चीज। हाँ फंडामेंटल राइट बेटा कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं, और लीगल राइट हमको लॉ से मिलता है, ठीक है। जितने भी लॉज पास होते हैं उन लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे जो अधिकार होते हैं वो लीगल राइट होता है, और फंडामेंटल राइट जो होता है वो हमको कहाँ से मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। ज्यादा पावर किसकी है? फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हम लोग ने डिस्कस किया था। राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है? लीगल राइट, ठीक है। एक और डिफरेंस, अगर आप कॉलमनर डिफरेंस बना ही रहे हैं, है ना, तो एक और डिफरेंस, लीगल राइट के लिए क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नो। अगर हमारा लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो हम उस अथॉरिटी के पास जाएंगे जो उस एक्ट में लिखी हुई है, ठीक है। उस एक्ट में लिखा होगा कि अगर आपकी राइट इन्फ्रिंज होता है तो आप सच एंड सच के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फाइन। और कोई डिफरेंस? हाँ 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 राइट। फंडामेंटल राइट को बेटा टॉर्ट या किसी भी लॉ में प्रोटेक्शन मिलने की जरूरत ही नहीं है। उसका रक्षक तो ऊपर वाला है ऊपर वाला समझ गए, सुप्रीम कोर्ट है। तो जब आप ये जैसे जब आप सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप बीकॉम की पढ़ाई थोड़ी ना करते हैं। अब आप कहेंगे अरे हाँ हमारे दिल से पूछो, सीएस तो लगता है निकल ही जाएगा, बीकॉम हो जाए वो भी कानपुर यूनिवर्सिटी से, तो बात भी है ना तो अगर आप सीएस लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बीकॉम लेवल को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बस जिस दिन एग्जाम हो उस दिन पता कर लो कौन सा एग्जाम है आज, उसके लिए भी सेंटर जाओ। अब आप कह रहे हैं अब ये मजाक हो गया है ना, सच में लो, सच में बोल रहे हैं, सेंटर जाओ, वहां जो बच्चे उनसे पूछ लो कि भाई आज कौन सा पेपर है, जब वो बता दे बस वही लिखा ना, और क्या, ठीक है। तो उसी तरह से जब उसका प्रोटेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है तो फिर उसके प्रोटेक्शन को किसी भी लॉ में प्रोटेक्शन मिलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और एनीथिंग एल्स? आर्टिकल 16 में फोर्थ पॉइंट। वैसे बीकॉम से याद है एग्जाम कब है आप लोग के? 30 दिसंबर, सॉरी जनवरी, 31 जनवरी। इंटरनल तो इंटरनली हो गया, हो जाता है। अच्छा ये वाले कौन से मेन वाले एग्जाम है, मतलब इनके नंबर काउंट होंगे? सेमेस्टर वाइज चलते हैं ना, ये फर्स्ट सेमेस्टर है कि सेकेंड?
फर्स्ट मतलब पहली बार आप कानपुर यूनिवर्सिटी का कोई पेपर लिखने जाएंगे, ऐसा ही ना, फर्स्ट टाइम ना, फिर ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, हाँ नहीं, कानपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑल द बेस्ट, आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, बहुत स्ट्रिक्टनेस मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा टफ होगा, आराम से प्रिपेयर करके नोट्स बना के बढ़िया से जाना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ना बेटा, द स्टेट में कंसिडर एनी अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर विच आर रिजर्व्ड फॉर बीइंग फिल्ड अप इन द ईयर। ये तो हम लोग ने वो डिस्कस भी किया था ना बना करके। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने किसी एक कैटेगरी में रिजर्वेशन किया है और उस कैटेगरी में इस साल कुछ अनफिल्ड वैकेंसीज हैं, तो वो जो अनफिल्ड है वो अगले साल क्या होगा, एड ऑन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 40 पोस्ट थी, ठीक है, यही एग्जाम्पल शायद लिया था हम लोगों ने, 40 पोस्ट थी जिसमें से 20 अनफिल्ड है, तो इस बार की जो 20 है वो अगले साल ऐड होकर 60 की पोस्ट हो जाएगी अगले साल। तो अगले साल हम ये नहीं कह सकते कि पिछले साल की 20 है तो इस बार हम सिर्फ 20 की ही और वैकेंसी निकालेंगे, दैट विल बी एडेड ऑन टू द नेक्स्ट ईयर। ओके, और एनी अदर डाउट? 17 और 18 नहीं दिया है, कुछ खास था नहीं इसलिए उन्होंने दिया नहीं है। देखिए आर्टिकल अगर हम लोग 16 देखें, 16 के बाद अगर आपने ध्यान दिया हो तो 17 और 18 नहीं है इसमें। कुछ बच्चों ने सोचा जब नहीं है तो हम ध्यान ही क्यों दे, है ना, बढ़िया कोई चीज कम कर रहा है इंस्टीट्यूट तो हम क्यों ध्यान दें और उनको ध्यान दिलाएं, है ना। 17 किस चीज का था, ध्यान ही नहीं देना है तो फिर क्यों बताएं, अनटचेबिलिटी। ठीक है, और 18 किस चीज का था, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। एक्चुअली ये दोनों फंडामेंटल राइट्स ऐसा कुछ खास नहीं है, अनटचेबिलिटी पता ही है, अब बहुत फॉर्म में फॉलो भी नहीं होता है, और टाइटल एक तरीके का फंडामेंटल राइट नहीं था, प्रोहिबिशन था कि आप अपने नाम के आगे जो टाइटल्स वगैरह है ना वो यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए ईटी में उन्होंने नाम बता ही दिया था, वो ऐसा सोचते हैं कि आपको याद भी होगा। ठीक है, तो हम लोग अगली बात करते हैं, राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम। नाउ फ्रीडम के जो फंडामेंटल राइट है वो देखिए कहां से कहां तक है, आर्टिकल 19 to 22 गारंटी सर्टेन फंडामेंटल फ्रीडम्स। आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सबसे पहली चीज, ये फ्रीडम वाले अधिकार किसको मिले हैं, सिटीजन्स को। हम लोग ने देखा था कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे थे जो उन सबको मिल रहे थे हु वर देयर इन द सॉइल ऑफ इंडिया, जो भी एग्जैक्टली जैसे आर्टिकल 14 था, इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो भी इंडिया में है चाहे वो सिटीजन हो या ना हो उसको वो प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीडम की, तो फ्रीडम वाले अधिकार देखिए किसको मिल रहे हैं, सिटीजन्स को। ठीक है, ऑफ इंडिया 6 फ्रीडम्स नेमली, फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या मतलब हुआ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है और चीजों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, वैसे अभी ये डिटेल में आएगा। ओके, असेंबल पीसफुली, पीसफुली विदाउट आर्म्स, आर्म्स मतलब हाथों के बिना, हथियार के बिना, ये आर्म्स एंड एम्युनिशन का मतलब होता है हथियार। हम असेंबली बना सकते हैं, ठीक है, हम एसोसिएशंस बना सकते हैं लेकिन हथियारों के साथ नहीं। थर्ड, फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। फोर्थ, जो आप बहुत यूज करते हैं, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, है ना, एमलेसली घूमना, गंगा बैराज होके आते हैं, मौसम अच्छा है, ये इस फंडामेंटल राइट की वजह से है जो आप यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड सिक्स्थ देखो क्या है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। हम कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ये सब अभी डिटेल में आएंगे। ठीक है, नाउ दीज फ्रीडम्स आर दोज ग्रेट एंड बेसिक राइट्स which are recognized as natural rights inherent in the status of a citizen। अब देखिए जैसे ये कह रहे हैं कि हमारे पास फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं का मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आज बम फोड़ने का बहुत मन कर रहा है, तो आपने सोचा आज जब कोचिंग जाएंगे तो एक झोले में बम भर के लेके जा रहे हैं, डालते हुए निकल जाएंगे, और कोई पकड़ने आएगा तो आप क्या बोल दोगे, फंडामेंटल राइट है हमारा, हमें बम फोड़ने दो, नहीं तुम यहीं से सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, क्यों, फ्रीडम है। रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं हमारे ऊपर, यानी हमारे पास फ्रीडम तो है लेकिन फिर भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट वो रिस्ट्रिक्शन कैसा हो, रीजनेबल।
ये दो वर्ड हैं जो आर्टिकल 19 में सबसे इंपॉर्टेंट है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। बहुत आराम से समझना, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, रोक लगाई जा सकती है, लेकिन रोक हर सिचुएशन में नहीं लगाई जा सकती है। वो जो रोक लगाई जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल। ठीक है, अब आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए दंगा वंगा हो जाता है तो कर्फ्यू लग जाता है, ठीक है, या अभी कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लग गया था। ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर रोक लगा दी गई कि आप घर के बाहर नहीं निकलेंगे, आपको उसी वक्त बाहर निकलना था और आपको उसी दिन याद आया अपने कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर, अब तो हम बाहर निकल के रहेंगे, कर सकते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। क्या ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है? अच्छा मान लीजिए लॉकडाउन खुल गया या वो हट गया, कर्फ्यू हट गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपसे कहा गया सब निकल सकते, तुम नहीं निकलोगे बाहर। अब बताइए ये वैलिड है कि इनवैलिड है? ये इनवैलिड होगा क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं मानी जाएगी। तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास फ्रीडम है, लेकिन सरकार हमारे इस फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जब सरकार हमारे इन फ्रीडम्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाएगी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो रिस्ट्रिक्शन हमारा रीजनेबल है कि नहीं है, और अगर वो रीजनेबल नहीं है तो हम गवर्नमेंट के उस एक्शन के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, देखिए these freedoms are those great and basic rights which are recognized as natural right inherent in the status of citizen. At the same time, none of these freedom, underline करो ये line important है, none of these freedom is absolute। कह रहे एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट का मतलब ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में इनको मानना ही पड़ेगा, बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कह रहे हैं हमारे ये फ्रीडम के फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है और इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन दीज फ्रीडम सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। अब इन रिस्ट्रिक्शंस को लगाने की शर्तें क्या हैं जरा देखिए। फर्स्ट, द रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय लॉ and not by a purely executive order issued under a statute। कह रहे हैं ये रिस्ट्रिक्शन भी कौन लगा सकता है, लॉ। यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए भी एक लॉ पास होना चाहिए। अगर किसी अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया तो वो ऑर्डर वैलिड नहीं होगा जब तक कि उसके पीछे लॉ की बैकिंग ना हो। ओके, तो हमारे इस फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा, लॉ लगाएगा। सेकेंड, वो रिस्ट्रिक्शन कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। एंड थर्ड, द रिस्ट्रिक्शन मस्ट बी इम्पोज्ड फॉर अचीविंग वन और मोर ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द रिस्पेक्टिव क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल 19। कह रहे हैं उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने का कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। अब अगर सरकार ने आज एक न्यूज निकाल दी कि भाई कल से कर्फ्यू लग रहा है, तो सबसे पहले हम लोग यही जानना चाहेंगे क्यों लग रहा है कर्फ्यू। अगर वो कहेंगे नहीं कोई रीजन नहीं है, बस मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है खाली रहे सड़कें, तो माना जाएगा? नहीं, कह रहे हैं जो रिस्ट्रिक्शन हो उसको लगाने का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें हैं तो उस रिस्ट्रिक्शन को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा। फर्स्ट, किसने लगाया हो, लॉ ने लगाया हो, वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होना चाहिए। एंड थर्ड, उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने का कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। एक एग्जाम्पल, हाँ बेटा, लॉ वाले पॉइंट में कह रहे हैं द रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड बाय अ लॉ। जैसे कोई ना कोई लॉ रूल पास हुआ होना चाहिए, ऑर्डर पास हुआ होना चाहिए जो ये कहे कि इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन। जैसे आपको पता होगा जैसे कर्फ्यू वर्फ्यू लगता है तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर आ जाता है तो कर्फ्यू लग जाता है, लॉ पास होता है कोई ना कोई। अगर लॉ नहीं बन सकता, मान लो इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, उस टाइम लॉ बनना पॉसिबल नहीं है, तो फिर सोचो कैसे लगता होगा, ऑर्डिनेंस के थ्रू लग जाता है। ऑर्डिनेंस भी तो एक तरीके का लॉ ही है। लेकिन अगर मान लो किसी अथॉरिटी ने, ठीक है, पुलिस अथॉरिटी का जो हेड था उसने एक ऑर्डर पास कर दिया कि बैन लगा दो या कर्फ्यू लगा दो, वो नहीं माना जाएगा। उसके पीछे किसी ना किसी लॉ की बैकिंग होनी चाहिए, तभी ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी में लॉ पास किया जाता है। ठीक है, कि सच एंड सच लॉ है और इस लॉ में ये लिखा हुआ है क्योंकि ऐसी सिचुएशन है कंट्री के अंदर, इसलिए इतने समय के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। और हाँ एग्जैक्टली, लॉ के हिसाब से ही लगेगा। और इसमें भी ड्यूरेशन भी मेंशन करते हैं, अनिश्चित काल के लिए नहीं होता। तभी देखो लगाते हैं फिर एक्सटेंड करते हैं, वो अलग बात है कि हमने लगाई 1 हफ्ते के लिए, सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई तो फिर एक्सटेंड हो गया। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए नहीं लगा सकते कि जब तक हमारा मन चाहेगा तब तक रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो इट शुड बी बैक्ड बाय अ लॉ एंड नॉट बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, फाइन। चलो एग्जाम्पल देखिए कि इन्होंने लिखा है
a certain class of persons were denied to form cooperative society. कुछ लोग थे, उन्होंने कहा भाई हम मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं. They contended that it is their fundamental right to form cooperative society. बताइए उनका कंटेंशन सही है कि गलत है? ऐसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, 100-200 भी पूछ ले, है ना. हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 200 क्वेश्चन पूछ ले, हम लोग कर लेंगे, है ना, दे देते हैं यहाँ पर. कुछ लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाह रहे थे. अच्छा आप लोग सीएस के बच्चे, आपने कहा हम लोग मिलके अपनी स्टूडेंट एसोसिएशन बनाना चाह रहे हैं, हम भी अपने हक के लिए लड़ेंगे. ठीक है, तो अगर आप अपनी ऐसी एसोसिएशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं. लेकिन आपके एसोसिएशन में लिखा था कि हम लोग जब जब मीटिंग करेंगे हथियारों के साथ करेंगे, बम कट्टा ये सब लेके आएंगे. ये अलाउड है? और इंस्टीट्यूट में जाके करेंगे. बात नहीं मानी तो समझ गए क्या होगा. ये अलाउड नहीं है. कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, वो अलाउड है. ओके, अब देखो उसी वर्ड को समझा रहे हैं. रीजनेबलनेस का मतलब क्या हुआ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल. इफ दिस वर्ड रीजनेबल इज नॉट देयर, सोचो अगर रीजनेबल वर्ड ना लिखा होता तो क्या होता. कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती थी सरकार. ठीक है, अगर ये सिंगल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखा होता, ठीक है, देन इन दैट सिचुएशन कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा लेती सरकार और वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड हो जाती. इफ दिस वर्ड रीजनेबल इज नॉट देयर, द गवर्नमेंट कैन इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन एंड दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड. आज अगर हम सरकार की रिस्ट्रिक्शन को चैलेंज कर सकते हैं तो बताओ किस वर्ड के बेसिस पे. रीजनेबल. हम ये कह सकते हैं कि भाई आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई वो गलत है, सरकार कह रही है हमने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई वो सही, हमारी रिस्ट्रिक्शन गलत नहीं है, तो हम कहेंगे आपकी रिस्ट्रिक्शन गलत इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनेबल वर्ड लिखा हुआ है, और आपकी रिस्ट्रिक्शन वैलिड तभी होगी जब वो रीजनेबल होगी. ठीक है. एक ऑनलाइन बच्चे पूछ रहे हैं डीएम के ऑर्डर पास कर सकते हैं कर्फ्यू के लिए. बेटा ऑर्डर वही पास करेंगे लेकिन उसके पीछे बैकिंग होती है. ठीक है, ऑर्डर, लॉ कोई इंसान थोड़ी कि लॉ बोल पड़ेगा, बोलेगा तो इंसान ही ना, तो वही अथॉरिटीज बोलती है, बट ऑब्वियसली बैकिंग शुड बी बाय लॉ. ओके, चलो. रीजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन इज एन इंग्रेडिएंट कॉमन टू ऑल क्लॉजेस ऑफ आर्टिकल 19. ये जितने क्लॉजेस थे ना आर्टिकल 19 के, ये वाले ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, असेंबली है, एसोसिएशन है, इन सब के ऊपर वो दो कॉमन वर्ड्स यूज हो रहे हैं. कौन से? रीजनेबल, रिस्ट्रिक्शन. Reasonableness is an objective test to be applied by judiciary. अच्छा, इस लाइन का मतलब बताओ. Reasonableness is an objective test to be applied by judiciary. क्या आप बता सकते हो कि वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं है? ये कौन डिसाइड करेगा? जज. ठीक है, अथॉरिटीज ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, आपने चैलेंज किया कि ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं है. अब चैलेंज करने का मतलब कहाँ चैलेंज किया? कोर्ट में. आप इस मैटर को कोर्ट में लेके गए कि भैया देखो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है. नाउ जज ये डिसाइड करेगा कि वो रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई है वो रीजनेबल है कि नहीं है. ओके, तभी लिखा हुआ है रीजनेबलनेस एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है विच इज टू बी अप्लाइड बाय द जुडिशरी. जुडिशरी का मतलब क्या हो गया? जजेस. ओके, नाउ द फॉलोइंग फैक्टर्स, अंडरलाइन करना लास्ट लाइन. द फॉलोइंग फैक्टर्स आर यूजुअली कंसिडर्ड to assess the reasonableness of the law. हमारा लॉ रीजनेबल है कि नहीं है, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है वो रीजनेबल है कि नहीं है, उसके लिए ये पॉइंट्स कंसिडर करेंगे. जरा देखिए क्या. फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्ट्रिक्शन. उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. सेकेंड, नेचर, एक्सटेंट एंड अर्जेंसी ऑफ द इवल सॉट टू बी डेल्ट विद बाय द लॉ इन क्वेश्चन. इसका मतलब क्या हुआ? नेचर, एक्सटेंट एंड अर्जेंसी, कितना जरूरी है वो रिस्ट्रिक्शन लगाना. ओके, नाउ जैसे ये लिखा है नेचर एंड एक्सटेंस या हाउ फार द रिस्ट्रिक्शन इज प्रोपोर्शन. जरा इमेजिन करिए अगर हम आपसे कहें, मान लीजिए केरला में दंगे हो गए. आई होप आप मैप समझते हैं केरला कहाँ है. ठीक है, केरला में दंगे हो गए, या दंगे भी छोड़ो, छोटा मोटा कुछ डिस्प्यूट हो गया और उसकी वजह से यूपी में उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया. ठीक है, इज दिस रीजनेबल? नो. डिफरेंस समझ में आया? दंगा हुआ, दंगे की वजह से ही लगाया, लेकिन जब यूपी में अभी तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो कैसे आपने रिस्ट्रिक्शन लगा लिया? तो ये कह रहे हैं कितना अर्जेंसी है, कितना जरूरी है वो रिस्ट्रिक्शन लगाना. हाँ, अगर ये है कि केरला में दंगे हो गए और उसकी वजह से यहाँ पे भी हो सकते हैं, ऐसी कोई न्यूज आई है, देन इट इज जस्टिफाइड. लेकिन कहीं पर भी इंडिया के किसी पार्ट में अगर लोकली ऐसा कुछ हो गया, क्या उसकी वजह से पूरे इंडिया में रिस्ट्रिक्शन लग जानी चाहिए? नो.
दिस इज अनरीजनेबल। ओके, तो ये कह रहे हैं नेचर, एक्सटेंट और अर्जेंसी क्या है, एंड हाउ फार द रिस्ट्रिक्शन इज प्रोपोर्शन टू द इविल इन क्वेश्चन। इसका मतलब समझे, गलत कितना हुआ है और रिस्ट्रिक्शन कितना बड़ा लगा है। ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी का खून कर दिया केरला में, यूपी में 1 साल के लिए कर्फ्यू लग गया। मतलब समझ में आया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी का खून किया, ठीक है, और वो जो खूनी है वो खुला घूम रहा है। ठीक है, अब समझिए, उसकी वजह से 1 साल के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। इज दिस जस्टिफाइड? नो। कह रहे हैं ये सारे फैक्टर जज देखेगा असेस करने के लिए कि वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन समझ गए, कब तक का लगा दिया, अनिश्चित काल के लिए, हमेशा के लिए घर के अंदर ही रहो, ये जस्टिफाइड है? नो। कंडीशंस प्रिवेलिंग एट द टाइम व्हेन द लॉ वाज फ्रेम्ड, उस टाइम के सिचुएशन क्या थे, उस टाइम के सर्कमस्टांसेस क्या थे जब ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, इन सारे फैक्टर्स को डिसाइड करके कोर्ट डिसाइड करेगा वेदर द रिस्ट्रिक्शन इज रीजनेबल और नॉट। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, जैसे आर्टिकल 14 में वो 2 वर्ड्स थे ना, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस, जो क्लासिफिकेशन की बात बता रहे थे, बिल्कुल वैसे ही आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर द वर्ड। ठीक है, हर आर्टिकल के ये वर्ड्स ध्यान रखो। देखिए आप इतनी बात तो समझते हैं ना कि वो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे व्हाट इज देयर इन आर्टिकल 19, ये तो नहीं सोचते यही क्वेश्चन आ जाएगा बस, वो कुछ ना कुछ अलग से पूछेंगे, या तो केस स्टडी बेस बना के पूछेंगे। एक क्वेश्चन अभी करते करते हमें याद आया कि हम ही टेस्ट में दे देंगे, फिर हमने कहा चलो डिस्कस ही कर लें। मान लीजिए इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया, मिस्टर पीटर वाज अ रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, मिस्टर पीटर वाज रिसाइडिंग इन इंडिया एंड अ रिस्ट्रिक्शन वाज इम्पोज्ड ऑन हिम दैट ही कैन नॉट मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। ठीक है, वो मूव नहीं कर सकता। अब उसने अपना फंडामेंटल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के हिसाब से उसने ये कंटेंशन प्लेस किया कि जो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई वो रीजनेबल नहीं है। हाँ, पहली बात इसलिए आई क्योंकि अभी अभी पढ़ लिया, पहली बात तो वो सिटीजन नहीं है, बड़ा याद रहेगा वहां तक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस पूरे क्वेश्चन में आपको दिखेगा क्या, पहली चीज आपको दिखेगी आर्टिकल 19 है, दूसरी चीज आपको दिखेगी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अरे वाह, यही तो पढ़ के आए थे। ठीक है, बस नंबर नहीं आते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? की पॉइंट क्या था, इस आर्टिकल जहां से शुरू हुआ था वहां की पहली लाइन का पहला वर्ड, कि ये जो फ्रीडम वाले रूल्स हैं ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में बंदे का नाम बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ लेना। ठीक है, नाम से समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ का बंदा है। अगर यही आर्टिकल 14 होता तो उसको प्रोटेक्शन मिल गया होता। ठीक है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होने के क्या सर्कमस्टांसेस हैं। आई होप ओके। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिवनेस। दो चीजें होती है हमारे यहाँ, दो तरीके के लॉ होते हैं, प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटैंटिव लॉ। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में हम आपको समझाएंगे। सब्सटैंटिव लॉ का मतलब वो लॉ जो डायरेक्ट रेमेडी या डायरेक्ट सजा बताते हैं, और प्रोसीजरल लॉ वो होते हैं जो प्रोसीजर बताते हैं, सजा नहीं बताते। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे सिंपली बात करें, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, ये क्या हुआ, सब्सटैंटिव लॉ हुआ। और अगर हम आपसे कहें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सिविल प्रोसीजर कोड, ये क्या हुए, प्रोसीजर। अभी हम लोग जेआईजीएल में ही पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें वो प्रोसीजर बताते हैं कि भाई सबसे पहले आपके ऊपर समन भेजा जाएगा, फिर इन इन कोर्ट्स के पास जा सकता है, ये पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि कार्रवाई कैसे होती है। लेकिन सजा क्या है, ये कौन सा लॉ होता है, सब्सटैंटिव। तो ये कह रहे हैं यहां इस टॉपिक पे कि चाहे प्रोसीजरल लॉ के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए चाहे सब्सटैंटिव, वो रिस्ट्रिक्शन कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल। इन डिटरमाइनिंग रीजनेबलनेस ऑफ अ लॉ, the court will not only see the surrounding circumstances but all contemporaneous legislation passed as a part of single scheme. Contemporaneous का मतलब लिख लो all previous legislation, जो पहले भी लॉ बन चुके हैं उन सबको देखेगा कोर्ट। ओके, वो लॉ रीजनेबल है कि नहीं उसके लिए सारे फैक्टर्स देखेंगे कि इसके पहले क्या क्या लॉ थे और कौन से लॉ बन रहे हैं, उन सबको देखा जाएगा। अगले पैराग्राफ की पहली लाइन मार्क करिए, the phrase reasonable restriction connotes that limitation imposed upon a person in the enjoyment of a right should not be arbitrary. What is arbitrary? Arbitrary का मतलब होता है अपने मन पे, ठीक है, without any reason, जब हमारा मन चाहेगा तब हम करेंगे, that is arbitrary. Okay? अब लाइन जरा पढ़ के बताओ, the phrase reasonable restriction connotes that limitation imposed upon a person in enjoyment of a right should not be arbitrary.
जो लिमिटेशन लगाई जा रही है क्या वो आर्बिट्ररी है, क्या वो सरकार की मर्जी पे है? हम जब चाहेंगे रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, जब चाहेंगे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे? नो, कह रहे आर्बिट्ररी नहीं होनी चाहिए और एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए. इन डिटरमाइनिंग द रीजनेबलनेस द कोड वुड सी both the nature of restriction and procedure prescribed by the restriction. Restriction क्या है और उसका प्रोसीजर क्या है, दोनों में रीजनेबलनेस देखी जाएगी. इस पॉइंट को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई जा रही है और उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने का प्रोसीजर क्या है, दोनों में ही हम ये देखेंगे कि रीजनेबलनेस थी कि नहीं थी, चाहे प्रोसीजरल हो चाहे सब्सटेंटिव लॉ हो. ठीक है, तो अगर वो कह रहे हैं ये रिस्ट्रिक्शन है और इस रिस्ट्रिक्शन लगाने का ये प्रोसीजर है, दोनों ही रीजनेबल होना चाहिए. अगर दोनों रीजनेबल नहीं है तो हम उस रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट चैलेंज कर सकते हैं. ओके, द रीजनेबलनेस ऑफ अ रिस्ट्रिक्शन हैज टू बी डिटरमाइंड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. रीजनेबलनेस किसके नजरिए से देखी जाएगी? जनरल पब्लिक के लिए, कि लोगों की भलाई किसमें है, ये देख के डिटरमाइन किया जाएगा कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है वो रीजनेबल है कि नहीं है. अभी तक अगर आप ध्यान दें तो हम लोग ने आर्टिकल 19 के अंदर के क्लॉजेस पढ़ने शुरू नहीं किए. अभी तक हम लोग सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 19 की सारी क्लॉजेस में एक वर्ड यूज्ड है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर का मैटर पढ़ रहा है. ठीक है, तो चाहे प्रोसीजर हो चाहे फाइनल सब्सटेंटिव हो, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है इट हैज टू बी रीजनेबल. एनी डाउट? पक्का? ओके. अब बात करेंगे इसके अंदर के आर्टिकल्स की. देखिए, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑन द फ्रीडम. सबसे पहले आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है. ये सुनो, हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है. अच्छा, आप बता सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे ज्यादा यूज कौन करता है? ये मत बोलना आप, जब मर्जी होती आके पढ़ाने लग जाती, हमारा मन हो ना हो. हाँ, नेता है ना. राइट टू स्पीच सबसे ज्यादा भाई, कोई सुन रहा हो ना सुन रहा हो, माइक पकड़ के शुरू, है ना. अच्छा ये बताओ, हमें अच्छा बोलने का अधिकार है कि बुरा? अच्छा बोलने, राइट टू स्पीच का मतलब क्या हुआ? अच्छा बोले कि बुरा बोले? 90% तो बुरा ही बोलते हैं, है ना. 10% है जो अच्छे वाले हैं. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बोलने का अधिकार है, फिर चाहे अच्छा बोलो या बुरा बोलो, ये आपके ऊपर है, प्रोवाइडेड दैट आपके बोलने से किसी का डिफेमेशन ना हो जाए. ये एक अलग चीज है. ठीक है, वो फिर अलग एक्शन होगा, दैट इज अ सेपरेट थिंग. बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये अधिकार देता है. ठीक है, और ये तो हम लोग बचपन से कह रहे हैं ना, हम लोग उल्टा सीधा बोलते हैं हम तो बोलेंगे जाओ. ये तो बचपन से ये तो करते हो, है ना. छोटे भाई बहन को कुछ भी बोल दिया, हम तो बोलेंगे जाओ, हमारा मुंह. आप ये बचपन से बोलते आए, लेकिन आपको पता नहीं था इसके पीछे कितनी बड़ी बैकिंग है. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था हमारा मन हम बोलेंगे, ठीक है, या हमारा मन हम नहीं बोलेंगे. राइट टू स्पीच इंक्लूड्स राइट नॉट टू स्पीक. ये बात समझ में आया? हमें बोलने का अधिकार है और हमें ना बोलने का अधिकार है. आपने कई बार देखा होगा, जब ये प्रेस वाले जो नहीं होते, लोगों से पूछते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से या किसी से, तो वो कहते हैं नो आई विल नॉट आंसर, है ना. हम अभी अब आई एम कमिंग, बस आई वाज कमिंग टू दैट पॉइंट, हम बस वहीं पहुंच रहे थे, बस अभी उसी में आ रहे थे. तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं या कुछ होते हैं ना, उनसे कुछ पूछो तो वो कहते हैं नो कमेंट्स, है ना. ये भी उनका फंडामेंटल अधिकार है. आपको पता है इसमें लिखा हुआ है राइट टू स्पीच का मतलब हमें बोलने का अधिकार है, और जब हम चाहें तो हम ना बोले. ये बात बच्चों को बड़ी समझ में आ जाती है. जब बच्चों को ये चीज बताओ, कहते हैं अच्छा अब क्वेश्चन पूछ के देखो हमसे. जैसे ही हमने कोई क्वेश्चन पूछा, चुप. हमने कहा क्या हुआ? माई फंडामेंटल राइट, आई विल नॉट स्पीक, नो कमेंट्स, है ना. यही वाइवा में करना. ठीक है, वाइवा में यही, जब वो क्वेश्चन पूछे तो कहना आई विल चूज नॉट टू स्पीक एंड दिस इज माय फंडामेंटल राइट, और ज्यादा चेंचे किया तो आई विल गो टू द, सुना देना कॉन्स्टिट्यूशन पूरा. ठीक है, तो राइट टू स्पीच में कई चीजें आती हैं. पहली चीज, राइट टू स्पीच में गुड स्पीच, बैड स्पीच, राइट नॉट टू स्पीक ऑल्सो, ये सारे राइट किसमें आ जाते हैं? राइट टू स्पीक. अच्छा, एक्सप्रेशन मतलब कुछ लोग बोल के एक्सप्रेस करते, कुछ लोग लिख के एक्सप्रेस करते, कुछ लोग कार्टून्स बना के एक्सप्रेस करते हैं, है ना. ये सारी चीजें राइट टू स्पीच में इंक्लूड हो जाएंगी. इट नीड नॉट बी, अपने मतलब की बातें आप लोगों को कितनी समझ में आती हैं. इट नीड नॉट बी मेंशन्ड एज टू हाउ इंपॉर्टेंट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में बोलने का अधिकार तो होना ही चाहिए.
यस और नो? डेमोक्रेसी मतलब हम चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम चूज तो तभी करेंगे ना जब हम बोल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट है। A democratic government attaches a great importance to this freedom because without freedom of speech and expression, the appeal to reason, which is the basis of democracy, cannot be made. अगली लाइन में देखो क्या लिखा है। The right to speech and expression includes right to make a good or bad speech and even right to not to speak. अच्छा बोले, बुरा बोले या ना बोले, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे राइट टू स्पीच में इंक्लूडेड हैं। ओके, तो हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है। हाँ बेटा, हाँ 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 हाँ, एब्सोल्युटली। हाँ, देखो अगेन हमने ये चीज बोली, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट अगर आपकी राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन इज हार्मिंग एनीवन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, एक वर्ड आ जाता है सिर्फ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आप इस आर्टिकल में डाल के देखो ना, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या, आप ये बताइए, जो वो कहते हैं ना भड़काऊ बयान होते हैं जिनसे नहीं दंगा बंगा हो जाता है, क्या ये बोल सकते हैं? अब आप कह रहे हो हमारा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम बोल सकते हैं, बट इसके लिए क्या कंटेंशन आएगा? दिस इज अगेंस्ट द रीजनेबल। हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो कंट्री के अगेंस्ट है, या अभी इसमें पढ़ेंगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कंट्री के अगेंस्ट है, या दंगा हो सकता है, या किसी का डिफॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर आपकी स्पीच में ऐसे कोई वर्ड्स हैं तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो नहीं लग सकता है। तभी तो वो केस जीत गए थे, ठीक है क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था जिससे कुछ दंगा वंगा हो जाए। ओके, तो ये तो डिपेंड करेगा, तभी तो इतने केसेस होते, चैलेंजेस होते जाते हैं। अब एक तरफ एक बंदा बोलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट अगर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इफेक्टिंग द कंट्री एनी हाउ, देन वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में कवर हो जाएगा और वो चैलेंज किया जा सकता है बेटा? क्या हुआ था केस में? फिर तो वो क्या माना जाएगा? उसके ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो रीजनेबल है कि नहीं है? ये वही चीज है ना, नेचर से समझ में आ जाएगा रिस्ट्रिक्शन है कि। तभी आपने देखा होगा ऐसा कंटेंट जो होता है वो सोशल मीडिया वगैरह से हटा दिया जाता है। देखा है कभी ऐसा आपने कि जब ऐसा, जैसे किसी भी ऐसे स्टेटमेंट की वजह से या ऐसा कुछ होने की वजह से ऐसा कुछ होता है, तो व्हाट हैपेंस इज कि उसको सोशल मीडिया से हटा दिया जाता है, दिस कंटेंट इज नाउ रिमूव्ड। तो वो ऑर्डर्स के अगेंस्ट होता है। अब आप ये थोड़ी ना कह सकते क्यों हटाया, हमारा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम तो लिखेंगे। ठीक है, हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, इंटरमीडिएट भी लायबल होंगे। क्लास के बाद पूछना, ये बेचारे पूछ रहे हैं कि कौन से सेक्शन कौन से एक्ट की बात करने लग गए बच्चे, ठीक, घबरा रहे हैं वो। ठीक है, हम लेंगे, बस इस क्लास के बाद हमसे पूछ लेना, ठीक है? अभी उन्होंने पढ़ा नहीं है ना, बेचारे बच्चे मासूम है, देखो शक्ल देखो कितने मासूम है। ठीक है, वो कह रहे हैं भाई यही समझ में आ जाए हमको, बहुत बड़ी बात। हमने कल भी ये बात बताई थी, सेक्शंस में बात ना करिए बच्चों के सामने, मैं कल भी यही समझाया था। जब आप सेक्शन में बात करते हैं तो कहीं कोई बच्चे की धड़कनें तेज हो रही होती है, आप समझ नहीं रहे हैं, उनको लगता है कि हाँ इसको सारे सेक्शन आते, हमको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो सेक्शंस में सीधे टीचर से अकेले में बात करो। ओके, नहीं तो ये टॉट अलग हो जाएगा, नर्वस शॉक, बैटरी छोड़ो। समझ नहीं रहे हैं लॉ की बात। आप सेक्शन में बात कर रहे हैं, उसने टॉट जरूर पढ़ा होगा चैप्टर, उसको कुछ समझ में आए हो ना हो, वो कहेगा ये ऐसी बातें करते हैं, हमको सदमा लग गया, नर्वस शॉक हो गया हमको, हम इनके खिलाफ टॉट का केस कर देंगे। चलो ओके, अभी पूछ लेना क्लास के बारे, आई विल टेल यू। ओके, one may express oneself even by sign. Sign मतलब symbols, हम symbol से express कर सकते हैं। The court have held that this right includes the freedom of press. Freedom of press समझ गए? press नहीं, media, हाँ। And right to publish one's opinion, right to circulation and propagation of one's idea, फ्रीडम ऑफ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एंड सिनेमाटोग्राफी। हम जैसे लोग मूवीज बनाते हैं उस पर, ठीक है, कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं जिसपे मूवीज बनाते हैं या पिक्चर्स बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर अलाउड होता है। ओके, अब आइए, इसमें एक केस है, ये सब तो रीड कर लेना। देखो यहाँ आइए, रिगार्डिंग कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, इस पे आइए, थर्ड पैराग्राफ है आई गेस। हमदर्द दवाखाना मिला?
ये पैराग्राफ मार्क करेंगे। रिगार्डिंग कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट इट वाज हेल्ड इन हमदर्द दवाखाना दैट दे डू नॉट फॉल विद इन द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहले ये माना गया था कि जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट समझ गए, जो ऐड आते हैं, कह रहे उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है, दे आर नॉट कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि वो कमर्शियली प्रोडक्ट बेच रहे हैं। पहले इस केस में ऐसा माना गया। तो ये कह रहे हैं इस केस में क्या डिसाइड हुआ, दे डू नॉट फॉल विद इन द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिकॉज सच एडवर्टाइजमेंट्स हैव एन एलिमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। अ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट डज नॉट एम एट फर्दरेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। समझ के पहले क्या माना गया, कह रहे हैं जो एडवर्टाइजमेंट है, जैसे आजकल आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी बोलते हैं, वो है ना, कुछ भी बोलते हैं ना, ये चीज पहले रिस्ट्रिक्टेड थी। वो कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था उनके पास, ठीक है, यानी आप एक कमर्शियल प्रोडक्ट बेच रहे हो और कमर्शियल प्रोडक्ट बेचने में यू डू नॉट हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। लेटर ऑन इस जजमेंट को रिवर्स किया गया और उन्होंने कहा नहीं, जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलेगा, ठीक है, और उनके पास भी अधिकार है कि वो कुछ भी कह सकते हैं। तभी देखिए अब आजकल क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं। Later the perception about advertisement changed and it has been held that commercial speech is a part of freedom of speech. अब ये माना जाता है कि जो कमर्शियल स्पीच है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही पार्ट है एंड गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 एंड सच स्पीच कैन आल्सो बी सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एंड अदर नॉट अदरवाइज। तो ये कमर्शियल स्पीच को भी अब फ्रीडम ऑफ स्पीच में माना जाता है, इसलिए जो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स हैं दे हैव अ राइट कि वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज कर सकते हैं। ओके तो जो हमदर्द दवाखाना वाला केस था उसमें ये कहा गया था कि उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बट लेटर ऑन उन्होंने कहा कि अब ये परसेप्शन चेंज हो गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स कमर्शियल स्पीच ऑल्सो। ठीक है, याद रहेगा। हाँ बेटा, हाँ देखो बेटा, एडवर्टाइजमेंट का मतलब ही ये हुआ जो एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हैं दैट इज अ टाइप ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। अगर मान लो एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा लेकिन सिर्फ उन्होंने एक्ट करके दिखाया है, वो भी स्पीच ही तो हुई, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था स्पीच का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, एक्सप्रेशन ऑल्सो। ठीक है, तो कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जिसमें बोला कुछ नहीं है लेकिन हमें समझ में सब आ जाता है। हम लोग का दिमाग वैसे इन चीजों में ज्यादा तेज होता है। ये हाँ एक्चुअली में आजकल आप देखिए ऐड ऐसे ही बनते हैं, वो भले ही कुछ ना बोले, एक शब्द ना बोले, लेकिन हम लोग अपना पूरा दिमाग दौड़ा के समझ लेते हैं अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, है ना। इवन कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसमें जैसे वो नहीं किसी प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं तो वो दूसरे वाले प्रोडक्ट को ब्लर्ड कर देते हैं, आप समझ जाते हैं किसको ब्लर्ड किया है, आपका दिल जानता है अच्छा टाइट छुपा रहे हैं पीछे, है ना, क्योंकि हम लोग का दिमाग, ये स्ट्रेटजीज होती हैं। अगर आप उस चीज को ब्लर्ड करोगे ना तो ऑडियंस का दिमाग उसी में ज्यादा जाएगा कि अच्छा कौन सा वॉशिंग पाउडर छिपाया हुआ है, तो उनका पर्पस सोचो, उन्होंने ब्लर्ड भी कर दिया और आपको समझ में भी आ गया कि हम अपने प्रोडक्ट का कंपैरिजन इससे कर रहे हैं। तो दे हैवंट सेड, ना उन्होंने नाम लिया ना उन्होंने कुछ बोला, बट दैट इज एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में इंक्लूड हो जाएगा। ओके एप्स, हाँ वो तो है ही, उसके अलावा ये लिख रहे हैं कि अगर हम उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच में इंक्लूड कर रहे हैं तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को अगर हम फंडामेंटल राइट में डाल रहे हैं देन उसके ऊपर वही रिस्ट्रिक्शन लगेंगे जो बाकी चीजों पे लगेंगे। हाँ बेटा, हाँ प्रैक्टिसिंग एनीथिंग इज डिफरेंट थिंग और बोलना एनीथिंग इज डिफरेंट थिंग। हम कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, वो स्पीच और एक्सप्रेशन में कवर होगा। ठीक है, हम प्रोडक्ट बना रहे, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो आएगा ट्रेड और ऑक्यूपेशन में, और हम उस प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं, हम फेयर एंड लवली बना रहे हैं इससे लगा के तुम गोरे हो जाओगे, ये ट्रेड और ऑक्यूपेशन नहीं है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ठीक है, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए लिखा हुआ है द राइट टू रिप्लाई, दैट इज right to get published one's reply in the same news media in which something is published against or in relation to a person has also been recognized। right to reply भी है, जैसे मान लीजिए किसी न्यूज मीडिया ने किसी पर्सन के बारे में कुछ छाप दिया, ठीक है, अब उस पर्सन का अधिकार होता है कि उसी न्यूज मीडिया में वो अपना रिप्लाई भी छापे, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में कवर्ड है, राइट टू रिप्लाई।
तो अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में देखें तो स्पीच हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, गुड स्पीच हो गई, बैड स्पीच हो गई, नॉट टू स्पीक हो गई, एंड राइट टू रिप्लाई, ये सब के सब हमारे फंडामेंटल राइट में कवर हो जाएंगे। मीडिया मना नहीं कर सकती, जिस मीडिया में हमारे खिलाफ छपा है हमारा अधिकार है कि हम उसी मीडिया में अपना रिप्लाई पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है, फाइन। चलो अब आइए ये देखिए परमिसिबल रिस्ट्रिक्शन, यही हम आपको बता रहे थे। ये रिस्ट्रिक्शन हर आर्टिकल में दिए हुए हैं। यहां कह रहे हैं आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जरा देखिए किस किस बेसिस पे। सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, अपनी कंट्री की सोवरेनिटी के लिए, अपनी कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लागू नहीं होगा। ये वही आ गया जो आप बात कर रहे थे, भड़काऊ बयान बोल दिए या हमने किसी कम्युनिटी के बारे में बोल दिया, अगर आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन लग सकता है इस पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगर आपके कुछ बोलने से हमारी कंट्री की सिक्योरिटी इन्फ्रिंज हो रही है, आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली, आपने सोशल मीडिया पे डाल दी कि देखो यहाँ पे इन्होंने बंदूकें लगा रखी हैं, ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, इतनी मुश्किल से तो बन पाते हैं, है ना। फॉरेन स्टेट समझ गए, फॉरेन कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है कोई, उनकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर डिस्क्लोज कर सकते हैं? नो। इससे हमारे उनसे संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी समझ गए, दंगा फसाद हो सकता है, लोगों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, व्हाट इज दिस? हाँ, कोर्ट का डिसरिस्पेक्ट। ओके, कोर्ट ने अगर कोई चीज कही या आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं, ये कई बार केसेस में होता है, अगर आपने पिक्चरों में सुना भी हो कि इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। कुल मिला के आप कोर्ट के साथ बहस कर रहे हैं, आप कोर्ट की बात को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिफेमेशन, हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का डिफेमेशन करेंगे। एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ये क्या है? इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस समझे? आप कुछ ऐसा, हाँ, आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे लोग ऑफेंस करने के लिए इंसाइट वो हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं। तो अभी मान लीजिए हमने आपसे काम ने शुरू कर दिया 1 घंटे का लेक्चर, हमने कहा इंस्टीट्यूट ऐसा पेपर बनाता है, इंस्टीट्यूट चाहता ही नहीं कि आप पास हो जाएं, आप इतनी दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है, तब भी नहीं करता है, ऐसे कर करके हमने आपको इतना भर दिया कि आप घर गए हो कट्टा उठा लाए। हमारे लिए नहीं, इंस्टीट्यूट के लिए। तो ये जो बयान हमने दिया, ऐसा हम करेंगे नहीं, परेशान ना हो, ठीक है। आप कह रहे हैं हम कौन सा कट्टा लाएंगे, पास तो वही करेंगे। ओके, सो अगर ऐसी कोई स्पीच हमने दी है जिससे लोग भड़क रहे हैं या मोटिवेट हो रहे हैं कुछ गलत काम करने के लिए, इसको रिस्ट्रिक्शन में डाला जा सकता है और ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रोक लगाई जा सकती है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर, पक्का? ठीक है, ओके। नेक्स्ट आइए, ये केस लॉ एक लिखा हुआ है। देखो एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए अगर हम बताएं, इसमें मैटर काफी कुछ है, ठीक है। तो जो जो हम मार्क करा रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में ही आ गया। हमने कोशिश यही करी है कि क्योंकि जो जो बहुत डिटेल में चीजें उसमें जितना जितना इंपॉर्टेंट है वो तो हमने कवर ही करा लिया। एक बार सिंपल रीडिंग और कर लेना बस, ठीक है, कि बाय चांस बीच में कोई ऐसी लाइन छूट गई हो या कुछ हो तो वो एक बार कवर हो जाएगी। लर्न मत करना, लर्न वो कर लेना, जैसे आप लोग कहते हैं ना याद क्या करना, वो बता दो बस, जो जो हमने मार्क कराया है, ठीक है, वो आप लर्न कर सकते हैं, अंदर का मैटर सिर्फ रीड कर लेना। ओके, केस लॉ देखिए, कह रहे हैं द सुप्रीम कोर्ट इनिशियली एक्सप्रेस द व्यू दैट कॉर्पोरेशन इज नॉट अ सिटीजन विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिटीजन की। सिटीजन कौन होता है? जिसका बर्थ हुआ हो यहाँ पर, ठीक है। यहां पर एक सवाल ये उठा कि जो कॉर्पोरेशन होती यानी कि कंपनीज होती हैं, वो सिटीजन है कि नहीं? नहीं है। कंपनीज जो होती हैं उनका रेसिडेंशियल स्टेटस होता है, डोमिसाइल भी हो सकता है, लेकिन उनकी सिटीजनशिप नहीं हो सकती क्योंकि उनका बर्थ नहीं होता, इनकॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हमारा आर्टिकल 19 सिटीजन पे लग रहा है तो क्या कॉर्पोरेशन पे लगेगा आर्टिकल 19? नहीं। और अगर कॉर्पोरेशन पे नहीं लगा, इसका मतलब ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और सब कुछ है, तो क्या ये कॉर्पोरेशंस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे? ये यहाँ पे चर्चा की जा रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ, कॉर्पोरेशन पे होने चाहिए आया ना अभी, तो अभी तो हमने यही बताया, यही चर्चा हो रही है यहाँ।
इस केस में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कॉर्पोरेशन सिटीजन नहीं है, और अगर कॉर्पोरेशन सिटीजन नहीं है तो क्या उसके ऊपर ये वाला फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। देखते हैं जरा। द सुप्रीम कोर्ट इनिशियली एक्सप्रेस्ड, बताओ इन दो वर्ड से आपको समझ में आया? इनिशियली एक्सप्रेस मतलब पहले उन्होंने यही कहा। अगर वो ये लाइन लिख रहे हैं कि पहले यही कहा, मतलब बाद में कुछ और कहा होगा। अब आप देखिए समझ रहे हैं इनको, है ना, धीरे धीरे आप इनको समझने लग गए। सुप्रीम कोर्ट इनिशियली एक्सप्रेस द व्यू दैट कॉर्पोरेशन इज नॉट अ सिटीजन विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 19 एंड देयरफॉर कैन नॉट इन्वोक दिस आर्टिकल, इसलिए वो ये आर्टिकल इन्वोक नहीं कर सकते। Subsequently, the Supreme Court held that company is a distinct and separate entity from its shareholder and refused to tear the corporate wheel। बताओ ये सारे शब्द सुने? कॉर्पोरेट व्हील, कंपनी के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, हाँ, कि कंपनी अलग है और मेंबर अलग है, ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन बाय जजिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट। अब अगली लाइन में देखना, ये शायद केस आपने पढ़ा हो कंपनी लॉ में। बट अ सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन इज मेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन आरसी कूपर। कंपनी लॉ में ये केस है, अगर नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं। अ सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन इज मेड, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द टेस्ट इन डिटरमाइनिंग वेदर द शेयरहोल्डर्स राइट इज इंपेयर्ड इज नॉट फॉर्मल बट इज एसेंशियली क्वालिटेटिव। इफ, यहां से मार्क करना जरा, इफ द स्टेट एक्शन, स्टेट एक्शन का मतलब बताओ किसका एक्शन हुआ? गवर्नमेंट का। इफ द स्टेट एक्शन impaired the rights of shareholder as well as the company, the court will not deny itself jurisdiction to grant relief. The shareholders' rights are equally affected if the rights of the company are affected. बात समझ में आई? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, आप कह रहे शुरू से तो आ रही थी समझ में, हाँ लास्ट में पता नहीं क्या हो गया। देखो, सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि कंपनीज के ऊपर हम लोग ये आर्टिकल 19 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली कहा कि नहीं लगाएंगे भाई, वो सिटीजन नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर एक बात ये आई कि अगर आप कंपनी को डिनाई कर रहे हो तो कंपनी है क्या? कंपनी के अंदर कौन है? शेयर होल्डर्स। आप कंपनी से कह रहे हो तुम्हारे पास फ्रीडम नहीं है, तो अल्टीमेटली किसके पास फ्रीडम नहीं है? शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है। तो पहले जजेस ने कहा, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई हम कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट नहीं करेंगे, हम तो ये मानेंगे कि कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है, कंपनी को हम फ्रीडम नहीं दे रहे, शेयर होल्डर को दे रहे हैं। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया कि अगर तुम कंपनी को कोई अधिकार डिनाई कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? शेयर होल्डर को डिनाई करना। इसलिए ये माना गया कि अब हम लोग कंपनी को कुछ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करवा देंगे। आई बात समझ में? यहां से देखना क्या लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द टेस्ट इन डिटरमाइनिंग वेदर द शेयर होल्डर्स राइट इज इंपेयर्ड, क्या शेयर होल्डर का अधिकार भी इंपेयर हो रहा है, इज नॉट फॉर्मल बट इज एसेंशियली क्वालिटेटिव। इफ द स्टेट एक्शन इंपेयर्ड द राइट ऑफ शेयर होल्डर एज वेल एज द कंपनी, यानी हमने एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई जिससे कंपनी का अधिकार तो हो ही रहा है, साथ साथ शेयर होल्डर का भी हो रहा है, ऐसे केस में फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन मिल सकता है। लेकिन कोई ऐसा अधिकार जिससे सिर्फ कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग रही है तो वो आर्टिकल 19 इन्वोक नहीं कर सकता। मतलब दिस विल डिपेंड फ्रॉम केस टू केस, ठीक है, कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है क्या उस रिस्ट्रिक्शन से कंपनी के शेयर होल्डर का भी कोई फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा है तो हम उनको प्रोटेक्शन दे देंगे, यानी कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर देंगे। और अगर ऐसा है कि नहीं, शेयर होल्डर का कोई राइट इफेक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ कंपनी का इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, उस केस में उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कंपनी है वो सिटीजन नहीं होती और कंपनी को आर्टिकल 19 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ आ गई बात? ठीक है, तो देखो लिखा है, इफ द स्टेट एक्शन इंपेयर्ड द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर एज वेल एज द कंपनी, बस इतनी लाइन देखना, द कोर्ट विल नॉट डिनाई इटसेल्फ jurisdiction to grant relief. The court will not deny, ठीक है, jurisdiction to grant relief। बताओ कोर्ट रिलीफ देगा कि नहीं देगा? देगा। will not deny restriction will not deny का मतलब ये हो गया कि वो रिलीफ दे देगा, रिलीफ अलाउ हो जाएगा। The shareholders rights are equally affected if the rights of the company are affected। अगर कंपनी के अधिकार इफेक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर का अधिकार भी इफेक्ट होगा। हाँ बेटा,
ऑपोजिशन में नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली वैसे ही कह सकते हो, क्योंकि वहां पर भी अगर देखा जाए तो वहां पे उस कंपनी के ऊपर देखो, पहली चीज तो वहां पर उसने आर्टिकल 19 बोला ही नहीं था, वहां तो आर्टिकल 14 बोल रहा था। ठीक है, ये जो हम लोग बात करें कि कंपनी के ऊपर नहीं लगता, ये 19 की बात है क्योंकि सिटीजन की बात है। ठीक है, इक्वालिटी तो सबके ऊपर लगेगा, चाहे कंपनी हो चाहे कुछ भी हो। तो बिकॉज सिंगल पर्सन लॉ में आर्टिकल 14 के बेसिस पे वो कर रहा था, इसलिए वहां उसको मिल रहा था। ठीक है, तो आर्टिकल डिफरेंट है। अगर फ्रीडम से रिलेटेड कोई आएगा तो हम ये देखेंगे कि कंपनी को तो नहीं मिलेगा प्रोटेक्शन, हाँ अगर उसकी वजह से शेयर होल्डर का राइट भी इफेक्ट हो रहा है तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ओके, ये जो ऐसे केस लॉज है ना, ये बीच बीच में मॉड्यूल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो आपने न्यू सिलेबस का पैटर्न देखा हो, यही सब पूछ रहे हैं वो। ठीक है, पूरा पूरा केस स्टडी बेस्ड पेपर आ रहा है और बुक के ही आ रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, एक आधा कुछ हो सकता है इधर उधर का, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन है केस लॉज हैं वो सब बुक के ही हैं। ओके, तो ऐसे जितने भी केस स्टडी उनको स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, पेपर में यही सब मिलेंगे आपको। ओके फाइन। अच्छा, फ्रीडम ऑफ असेंबली, हाँ हाँ, मतलब यू आर एक्सप्लेनिंग दैट क्वेश्चन और यू आर गिविंग द आंसर? वो जो पूछ रही वही बता रहे हो ना? हाँ हाँ, अब पूछो, उसका आंसर बता रहे, हमें लगा ऐसा ही कुछ हुआ। ये देखो जरा, पता नहीं क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या आ गया, हमको अच्छा लग रहा है कि वो उसका क्वेश्चन ही समझा रही है। हाँ बेटा आप बताएं। हम्म। हाँ लग जाएंगे बिल्कुल। तो एग्जाम्पल दे के समझाना थोड़ा, ठीक है। आधी दूर तक हमें समझ में आया था क्या पूछ रहे हो, फिर वहीं से घूम जहाँ गए ना। हाँ, लास्ट वाला थोड़ा हमें बाउंस हुआ कि क्या पूछ क्या रहे हो। हमें जैसे ही समझ में आएगा तुम क्या पूछ रहे हो, हम वैसे ही आंसर बता देंगे। ठीक है, अच्छा, फ्रीडम ऑफ असेंबली का मतलब क्या हुआ? असेंबल हो सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। द नेक्स्ट राइट इज द राइट ऑफ सिटीजन टू असेंबल पीसफुली, लेकिन कैसे? विदाउट आर्म्स। Calling an assembly and putting one's views before it is also intermixed with the right to speech and expression. However, apart from the fact that assembly must be peaceful and without arms, the state is also authorized to impose reasonable restriction. आप असेंबली बना सकते हैं लेकिन उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएं। जरा देखो कौन कौन से? सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, या फिर पब्लिक ऑर्डर। तभी देखिए जब ऐसी कुछ न्यूज होती है तो ये नहीं बोल देते हैं कि 4-5 लोग झुंड में इकट्ठा नहीं हो सकते। ठीक है, उनको अलग अलग कर देना चाहिए। तो अगर पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है तो वो अलाउड है, अदरवाइज हमारे पास फ्रीडम ऑफ असेंबली है। इसी तरह फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, हम एसोसिएशंस भी बना सकते हैं। द फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इंक्लूड्स फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग एंड टू टेक आउट प्रोसेशन विदाउट आर्म्स। प्रोसेशन समझते हो? हाँ, रैली या ये जुलूस उलूस जो निकाले जाते हैं, हम ये निकाल सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन फॉर यूनियन is also guaranteed so that the people are free to have the members entertaining similar views. और इसमें भी अगर आप देखो तो वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, सोवरेनिटी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमको एक बात बताओ, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है हमारे पास, क्या फ्रीडम नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन भी है? आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मान लीजिए सीएस के सारे बच्चे एक एसोसिएशन बना रहे हैं, ठीक है, और वो ये एसोसिएशन बना रहे हैं कि भाई हम लोग अपनी एसोसिएशन बनाएंगे ताकि हम जब चाहें हम इंस्टीट्यूट से अपनी बात रख सकें। ठीक है, आप भी एक सीएस स्टूडेंट है लेकिन आप कह रहे हैं हम इस एसोसिएशन का पार्ट नहीं बनना चाहते। अब वो एसोसिएशन ये कह रही है कि नहीं, अगर हम सीएस का एसोसिएशन बना रहे हो और अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो तो आपको कंपलसरली इस एसोसिएशन का पार्ट बनना पड़ेगा। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको उस एसोसिएशन का मेंबर बनना जरूरी है, या आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो बने चाहे तो ना बने? क्यों? हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन भी है। जैसे जैसे हमारे पास फ्रीडम टू स्पीक था एंड फ्रीडम नॉट टू स्पीक था, तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम एसोसिएशन बनाए, और हमारे पास ये भी अधिकार है कि हम एसोसिएशन ना बनाए। ये वाला केस है,
पंचायत नहीं कर रहे थे हम, ये केस है, इसको रीड कर लेना, ठीक है। ये एसोसिएशन बन रही थी, सारी टीचर से कहा गया था कि आपको मेंबर बनना है, तो उनके पास राइट है कि वो चाहें तो मेंबर ना बने। हाँ बेटा, इतनी दूर क्यों जाना जब यहीं लिखा हुआ है, तो वेवर में जाने की जरूरत नहीं, जब इसी में लिखा है वी हैव अ राइट नॉट टू फॉर्म एसोसिएशन, तो हम इतनी दूर क्यों जाए वेवर। हम्म। हाँ